श्लोक ने अपना थोड़ा काम निपटाया और फिर घर जाने के लिए निकल गया। यह कहकर वो थोड़ा आराम करना चाहता है। श्लोक गाड़ी में बैठे हुए म्यूजिक प्लेयर पर गाना चलाया हुआ था, जिसके लिरिक्स में खुद को और स्तुति को इमेजिन कर रहा था। वो पूरी तरह से उस गाने में खोया हुआ था कि तभी अचानक खिड़की से बाहर उसकी नज़र पड़ी, तो उसे कुछ फील हुआ, जैसे उसने किसी अपने को देखा। गाड़ी थोड़े आगे आ गई थी और उसने गाड़ी को पीछे किया और एक जगह गाड़ी रोक दी, और जहाँ उसकी नज़र पड़ी थी वहाँ फिर से देखा, तो उसे स्तुति नज़र आई, जो कि एक कैफ़े में बैठी हुई थी और किसी से बात कर रही थी। वो शायद कोई औरत थी, लेकिन उसकी पीठ थी, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा, तो वो जल्दी से उतरकर उस कैफ़े की तरफ चल दिया। अंदर जाकर वो थोड़ा दूर, लेकिन बिल्कुल सामने वाले टेबल पर बैठ गया, जहाँ से वो स्तुति को देख सकता था और साथ बैठी औरत को भी। और जैसे ही उसने उस औरत का चेहरा देखा, तो वो कोई और नहीं बल्कि मोक्ष की मॉम थी। उसने सोचा कि वो शादी के बारे में बात कर रही होंगी, लेकिन उसने स्तुति के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे कुछ सही नहीं लगा। वो बोला, ये स्तुति इतना नर्वस और परेशान क्यों लग रही है? मोक्ष की मॉम से बात करते वक्त मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसे सुनूं इनकी बातें? क्योंकि जो भी हो, कुछ तो प्रॉब्लम है, जो मुझे मेरी स्तुति की आंखों से साफ साफ पता चल रहा है। तभी उसके पास एक वेटर आया उसका ऑर्डर लेने। श्लोक ने उसे एक कॉफ़ी ऑर्डर की, और जैसे वो जाने लगा तो श्लोक ने उसे आवाज़ दी। वो वापस आया तो श्लोक ने उसे अपनी जेब से निकाल कर कुछ पैसे दिए। वेटर ने पूछा कि सर, ये किस लिए? तो श्लोक ने कहा, मैं फ्री में नहीं दे रहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम सर? वो सामने जो दो लेडीज़ बैठी हैं ना, उनकी बातें सुननी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप सर? चिंता मत करो, वहाँ खड़े होकर नहीं सुननी है। तो क्या? कैसे? ये लो। श्लोक ने उसे एक चिप दी और बोला, ये तुम जाकर उनके ऑर्डर के साथ ट्रे में छुपा देना और वापस आ जाना। ठीक है सर। इतना कहकर वह उसने वो चिप ले ली और चला गया। थोड़ी देर बाद वो स्तुति के टेबल पर उनकी कॉफ़ी लेकर गया और ट्रे भी वहीं रख दी। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीकर और बात करके मोक्ष की मॉम पहले वहाँ से निकल गई, और स्तुति अभी भी परेशान सी वहाँ बैठी थी। कुछ मिनट बाद वो भी वहाँ से चली गई। श्लोक जल्दी से उनके टेबल पर पहुँचा और ट्रे में से वो चिप निकाली और अपने पॉकेट में डाल ली। वो जाने लगा तो देखा कि स्तुति का कप जो पड़ा था, उसमें अभी कॉफ़ी पड़ी थी। जाने कि उसने वो कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगा, और सारी कॉफ़ी पीने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, ठंडी थी पर बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी जान के होंठों से लगी थी ना। इतना कहकर वो वहाँ से उस वेटर को थैंक्स बोलकर चला गया। घर जाकर मॉम ने उसे कहा कि जल्दी आ गया आज। वो बोला, हाँ, थोड़ी थकावट लग रही थी इसलिए। मॉम प्लीज़ मेरे रूम में एक कॉफ़ी भेज दो, स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है, मैं भेजती हूँ, तू जा। श्लोक जल्दी से रूम में गया और वो चिप पेन ड्राइव में डालकर अपने लैपटॉप से अटैच की और हेडफोन लगाकर वो रिकॉर्डिंग सुनने लगा। मोक्ष की माँ बोली, मुझे खुशी है स्तुति कि तुमने मेरी बात मान ली और सही फैसला लिया। स्तुति कुछ नहीं बोली तो वो फिर बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने इस फैसले पर खुश नहीं हो शायद। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, स्तुति ने कहा। तो मोक्ष की मॉम बोली, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है मुझे। देखो स्तुति, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से खुश नहीं हो इस शादी से, लेकिन यह शादी तुम्हें करनी होगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। वो तुम्हारे बिना मरने की कगार पर पहुँच जाता है। 2 ही दिन में देख लिया था मैंने, और मैं हरगिज उसे उस दौर से गुजरते हुए नहीं देख सकती। और यह शादी से तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी तो जुड़ी है ना, और एक लड़की के लिए उसके माँ बाप की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है ना? स्तुति बोली, मैं समझती हूँ मम्मा, और मैं आपके हमारी फैमिली पर किए हुए एहसान भी नहीं भूली हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये शादी हर हाल में करूँगी, लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। किसी और को इस सौदे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और ख़ासकर मेरी फैमिली में। मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ उनके लिए। जिस तरह आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वैसे ही मैं अपनी फैमिली के लिए भी कुछ भी कर सकती हूँ। अपने आप तक को नीलाम कर सकती हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ अपना दिल तोड़ा है, खुद को ख़त्म भी कर सकती हूँ। इसलिए
उन सब तक ये बात नहीं जानी चाहिए। नहीं पता चलेगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, इतना सुनने के बाद श्लोक ने हेडफोन उतारे और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और कुछ पल यूं ही खामोश बैठा रहा। वो खुद से बोला, क्यों जान, क्यों कर रही हो ये सब? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में नमी तक नहीं आने देना चाहता और तुम जिंदगी भर के लिए खुद को उम्र कैद की सजा देने जा रही हो। मैं यहाँ अपनी तकलीफ लेकर बैठा हुआ हूँ और तुम्हारी इस इतनी बड़ी कुर्बानी से अनजान था। बहुत अच्छे से छुपाती हो ना तुम अपने सीक्रेट्स को, अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को। सब कुछ सहकर भी चुप रह लेती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जान, मैं चुप नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। श्लोक बोला, अब तक तो मैं अनजान था तुम्हारी इस बेरुखी के पीछे की वजह से, लेकिन अब जब मैं जान गया हूँ कि यह घटिया हरकत किसने की है, तो तुम्हारे सर की कसम, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जान। मुझे लगा था कि इसके पीछे मोक्ष का हाथ हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे तकलीफ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी मौत भी उसी की जैसी होंगी। चिंता मत करो जान, तुम्हें मैं किसी कीमत पर यह कुर्बानी नहीं देने दूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लिया है ना, मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं अभी शायद। मेरी जान को दुख देने की कोशिश की है ना, अब इन्हें दुख शब्द का असली मतलब पता चलेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी श्लोक की मम आई उसके रूम में कॉफ़ी लेकर। वो आकर बोली, ये ले बेटा, मैंने खुद से बनाई है तेरे लिए। श्लोक कॉफ़ी लेते हुए बोला, थैंक यू सो मच मम्मा, सच में इसकी बहुत ज़रूरत थी। सर बहुत फट रहा है। क्या हुआ है श्लोक, तू बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है। सब ठीक है ना बेटा? वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो श्लोक बोला, नहीं मैं ठीक हूँ मम्मा, बस काम का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। काम का इतना टेंशन मत लिया कर तू, हम उतने में ही खुश हैं जितना है हमारे पास। तू काम के चक्कर में अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। हाँ, श्लोक ने मुस्कुराकर कहा और वो वहाँ से जाने लगा। तो पता नहीं श्लोक के मन में क्या आया, उसने कॉफ़ी को टेबल पर रखा और जल्दी से जाकर मम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो एकदम हैरान रह गईं श्लोक के इस तरह से रोकने से। वो बोली, क्या हुआ श्लोक? रुकिए मम्मा प्लीज, आई नीड यू। वो उनकी तरफ एक छोटे बच्चे की तरह देखते हुए बोला। तो उन्हें टेंशन हो गई, क्योंकि श्लोक की आंखें ऐसी हो रखी थी कि किसी भी वक्त बरस जाएंगी जैसे। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? और ये तेरी आंखों में नमी क्यों है? क्या हुआ है? श्लोक ने उन्हें लाया और बेड पर बिठाकर उनके पैरों के पास नीचे बैठ गया और उनकी गोद में सर रखकर बोला, मुझे आपको कुछ बताना है मम्मा। हाँ बोलना बच्चे, मैं सुन रही हूँ तेरी बात। वो मम्मा एक्चुअली, थोड़ा रुक कर वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी मॉम को शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता देता है, जो कुछ अभी तक हुआ था। यह सब सुनकर मॉम भी परेशान हो जाती हैं और श्लोक उनकी तरफ देखकर बोला, मम्मा मैं उसे खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ उसे, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। और वो भी मुझसे प्यार करती है मम्मा, उसने खुद बताया था मुझे जब मैं हॉस्पिटल में था। वो भी खुश नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकालूं मैं उसे इस दलदल से। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसमें वो मुझसे और दूर हो जाए, इसलिए शांति से काम लेना चाहता हूँ। लेकिन टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, क्योंकि कुछ दिन बाद शादी है। लेकिन मैं जब भी ये सोचता हूँ कि वो अगर किसी और की दुल्हन बनेगी तो ना, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, यहाँ बहुत दर्द होता है मम्मा, बहुत दर्द। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं उसका दूर जाना। ये कहते कहते उसकी आंखों की नमी अब गालों तक आ पहुंची थी। एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था वो। अपने बच्चे की हालत देखकर उसकी मॉम की भी आंखें बरसने लगी थी। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और उसे बेड पर अपने पास बिठाया और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ तुझसे। मैं भी एक औरत हूँ और मैं उस लड़की की हालत अच्छे से समझ सकती हूँ। जहाँ उसे अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा, तो वो बेशक हर लड़की की तरह उसने भी अपने माँ बाप की इज्जत को चुना। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि तूने जो मुझसे बदला लेने के लिए किया, वो बिल्कुल सही नहीं था। भले ही तेरी इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन वो ठीक नहीं था। अब जो हो गया हम उसे वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे से हम इस बात का ध्यान तो रख सकते हैं ना कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से
किसी को कोई तकलीफ ना हो। बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तेरा प्यार गलत है या तू गलत है, बस हालात गलत हैं। और एक बात याद रखना हमेशा, प्यार अगर सच्चा हो ना तो भगवान कभी दो प्यार करने वालों को दूर नहीं करते। अगर तुम दोनों के प्यार में सच्चाई होगी ना तो भोलेनाथ किसी कीमत पर तुम्हें दूर नहीं करेंगे। बस सब्र से काम लेना, एग्रेशन मत दिखाना, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। और मैं जानती हूँ, उसके गाल पर हाथ रखते हुए, कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। श्लोक ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोला, हाँ, मुझे आपके विश्वास पर पूरा भरोसा है मम्मा। तो अब मुझे दिखा तो दे कि वो खास लड़की है कौन जिसने मेरे बेटे को मोहब्बत सिखा दी। जरूर कोई परी होगी, क्योंकि आम लड़की के बस का तो है नहीं जो उसने कर दिखाया है। श्लोक अपना फोन पकड़ते हुए बोला, सही कहा आपने, परी ही है वो, राजकुमारी है। ये देखिए, कहते उसने उन्हें स्तुति की फोटो निकाल कर दिखाई। श्लोक की मॉम भी स्तुति की फोटो देखती ही रह गई और बोली, सच में श्लोक, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये सच में परी ही है। कहाँ से मिल गई है तुझे? मम्मा, मेरी स्तुति दिखने में जितनी खूबसूरत है, उससे 10 गुना ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत है। सच में बहुत अच्छी है। आप एक बार मिलेंगी ना, आप भी उसकी फ़ैन हो जाएंगी। हाँ, मिलूंगी, बिल्कुल। और क्या पता, श्लोक की तरफ देखते हुए, ये हमारे ही घर में रहने आ जाए, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। उनकी बात पर श्लोक मुस्कराया और उन्हें हक करते हुए बोला, आई रियली विश कि आपकी ये बात जल्द से जल्द सच हो जाए। मम्मा बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, और तू अब ज़्यादा टेंशन मत लेना और ज़्यादा मत सोचना। जी मम्मा। अच्छा चल, मैं जाकर देखती हूँ सीमा ने डिनर रेडी किया या नहीं। तब तक तू ये कॉफ़ी पी और दिमाग ठंडा रख। और जो मैंने कहा उसका ख्याल रखना बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक चीज़ होते हैं। हमारा आज लिया गया हर फैसला हमारा कल डिसाइड करता है, और हमारे अपनों का भी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए मम्मा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ मेरा प्यारा बच्चा। कहते हुए वो उसके माथे पर किस करके चली गई, और श्लोक कॉफ़ी पीने लगा और साथ में कुछ सोचने लगा। अगले दिन भी ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल ही था। श्लोक रेडी होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में जाते जाते अचानक से एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई और हल्की सी टक्कर होने से गिर गई। ये सब इतना अचानक से हुआ कि श्लोक को कुछ समझ में नहीं आया। उसने एकदम से ब्रेक लगा दी और जल्दी से कार से बाहर आया और उस लड़की की तरफ देखा। वो सड़क पर गिरी पड़ी थी, और श्लोक जल्दी से उसके पास गया और ज़मीन पर ही बैठ गया और बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक है ना? आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया और श्लोक की तरफ देखा और शांति से बोली, जी नहीं, ज़्यादा नहीं लगी है। लेकिन श्लोक का ध्यान उसकी कोहनी पर गया तो वहाँ से खून रिस रहा था। श्लोक बोला, आपको चोट लगी है, चलिए आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, ड्रेसिंग करवा लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं है, आप रहने दीजिए। वो लड़की उठते हुए बोली और जाने लगी, लेकिन श्लोक ने उसे फिर से रोका और बोला, देखिए प्लीज़ चलिए मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरी वजह से आपको चोट लगी है, इसलिए मुझे अपना प्रायश्चित करने दीजिए कम से कम। काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो मान गई और श्लोक ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई और श्लोक ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। वो लड़की एकदम शांति से बैठी हुई थी, बस एकटक बाहर की तरफ देखे जा रही थी। श्लोक ने एक दो बार उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जैसे एकदम एक्सप्रेशन लेस थी, चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे सुन्न हो उसका दिमाग। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए और श्लोक ने उसे लेकर अंदर गया और जाकर नर्स को ड्रेसिंग करने को कहा, और साथ में कहा कि देख लें कहीं और चोट तो नहीं लगी है ना। नर्स ने जी कहा और उसे अंदर ले गई। श्लोक बाहर बैठकर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो नर्स के साथ बाहर आई तो नर्स ने कहा, सर मैंने ड्रेसिंग कर दी है और बाकी कहीं चोट तो नहीं है, बस हल्का सा पैर पर छिला हुआ था, तो वहाँ भी मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है। श्लोक ने उसे थैंक्स कहा और फीस भरकर बाहर की तरफ चल दिया, और साथ में वो लड़की भी। श्लोक ने उसे कहा, देखिए आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। आपका धन्यवाद, आपने मेरी चोट का इलाज करवाया। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो श्लोक ने इस बार ज़्यादा इंसिस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा और उसे जाने दिया, क्योंकि उसे अपनी गलती की भरपाई करनी थी और वो उसने कर दी थी। तो अब वो चुपचाप से गाड़ी में बैठने लगा और डोर खोला तो देखा कि गाड़ी की सीट पर उस लड़की का फ़ोन रह गया है। उसने फ़ोन उठाया और जल्दी से
उसकी तरफ भागा। वो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी तो वो उसके पास गया और बोला, आपका फ़ोन रह गया था। जैसे ही फ़ोन देने लगा उसके फ़ोन की लाइट जली। शायद कोई मैसेज वगैरह आया होगा। सुलोक जब अपने हाथ से उसे पकड़ाने लगा तो उसका ध्यान उसकी स्क्रीन पर लगे वॉलपेपर की तरफ गया। तो उसे जैसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो ध्यान से देख पाता कि तब तक उसने जल्दी से अपना फ़ोन ले लिया और आगे बढ़ गई। लेकिन श्लोक को अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो गाड़ी में बैठा और चल दिया। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा दी और बोला, क्या? उधर स्तुति आज नाश्ता बना रही थी। क्योंकि मम्मी के सर में दर्द हो रहा था तो उसने उन्हें आराम करने को कहा और खुद किचन में लग गई। बन्ना आई स्तुति के पास और बोली, अरे वाह, आज दीदू नाश्ता बना रही हैं, मज़ा आएगा। वैसे भी दीदू, अब तो आप कुछ दिनों की मेहमान हो यहाँ, फिर आपके हाथ का खाना हमें कहाँ नसीब होगा। फिर तो बस मोक्ष की फैमिली को मिलेगा आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना, है ना? उसकी आवाज़ जैसे स्तुति को कचोट गई हो अंदर से। काम करते करते अचानक उसके हाथ रुक गए और वो सोच में पड़ गई। वंदना उसके ठीक सामने सेल पर बैठ गई और स्तुति की तरफ देखते हुए बोली, वैसे दीदू, आपके चेहरे पर मुझे शादी के नाम से आने वाली खुशी मिसिंग क्यों लगती है? हर बार जब भी शादी की बात होती है, आपकी शादी तो मोक्ष जीजू से हो रही है ना, और आप भी यही चाहती थी फिर? स्तुति उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ सच में। अच्छा, अगर खुश है ना तो मेरी तरफ देखकर बोलिए ये बात। क्यों नज़र झुकाकर बोल रही हैं आप? स्तुति ने अपना ध्यान लेकिन ऊपर नहीं किया तो बंदा ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा तो स्तुति की आंखों में उसे नमी दिखाई दी। उसने प्यार से उसे कहा, मेरी तरफ देखिए दीदू। स्तुति ने अपनी नज़र अब ऊपर की तो बंदा बोली, क्यों दीदू, क्यों कर रही हैं आप ऐसा खुद के साथ? कुछ नहीं मिलने वाला एट द एंड ऑफ द डे, मानिए। देखिए जरा एक बार खुद को जाकर आईने में, चेहरे का नूर ही उड़ गया है आपको। जब खुश नहीं है तो क्यों प्रिंटेड करने की कोशिश कर रही हो आप? मैं जानती हूँ कि आपका दिल और दिमाग अलग अलग जगह पर है इस वक्त, लेकिन मेरी बात मानिए तो अपने दिल की सुनिए। स्तुति इसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तब तक आंखों में रुके हुए आंसू गालों तक पहुंच चुके थे। बन्ना ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और बोली, एक बात बताइए, क्या आप इस श्लोक से प्यार करती हैं? श्लोक का नाम बन्ना के मुंह से सुनकर स्तुति की हैरानगी का कोई ठिकाना न रहा। वो एकटक बन्ना को देखे जा रही थी। बन्ना ने फिर से पूछा, बताइए दीदू, क्या आप इस श्लोक से प्यार करती हैं या नहीं? स्तुति नजर चुराते हुए बोली, इसका कोई मतलब नहीं है बंधु। सच्चाई यह है कि मोक्ष से शादी होने वाली है मेरी कुछ दिनों में। अच्छा, ये सच्चाई है तो फिर श्लोक क्या है आपके लिए? उसकी क्या जगह है आपकी लाइफ में या आपके दिल में? बंधु, जहाँ यहाँ से मुझे काम करने दे। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं चली जाती हूँ अभी। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, होते हैं, बस हम उनका सामना नहीं करना चाहते। स्तुति उसकी बात से अब अंदर तक भर चुकी थी तो वो चिल्लाते बोली, तू क्या चाहती है? बस यही चाहती हूँ मैं दीदू, यही चाहती हूँ। किसी तरह से अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालिए। यूं ही अंदर घुटकर मत रहिए। जो दिल में है वो बाहर निकालिए। अपने दर्द को बाहर लाइए। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे दीदू। आप सबसे छुपाने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन मैं सब जानती हूँ दीदू कि आप खुश नहीं हो। आप बस दिखावा कर रही हैं। मत कीजिए प्लीज, अपने लिए, मेरे लिए, श्लोक के लिए। श्लोक का नाम सुनकर स्तुति ने फिर से बन्ना की तरफ देखा तो बन्ना बोली, हाँ दीदू, अपने लिए नहीं, कम से कम उनका सोचिए। वो कैसे जिएंगे आपके बिना, ये जानती हैं आप? दीदू मेरी बात सुनो, मेरी मानो तो सबको सच बता दो। कोई कुछ नहीं कहेगा, सब समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो हम मिलकर समझा लेंगे। तुझे ये सब बहुत आसान लगता है। नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है दीदू? नहीं बंधु, जो जैसा चल रहा है चलने दे, सबके लिए सही रहेगा। आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी और मोक्ष की शादी होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं दीदू, बल्कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए उलझ जाएगा और कभी कोई ये उलझन फिर नहीं सुलझा पाएगा। कहो तो मैं बात करूं पापा से, वो जरूर समझेंगे। नहीं बंधु, तुझे मेरी कसम, अगर तूने किसी से इस बारे में कोई भी बात की तो। बन्ना उसकी कसम के आगे कुछ नहीं बोल पाई और उदास हो गई।
और वहाँ से अपने रूम में चली गई। तभी उनकी मम्मा वहाँ आई और उन्हें आता देखकर स्तुति ने जल्दी से अपनी आंखों को साफ कर लिया और काम करने लगी। मम्मी किचन में आई और बोली, क्या हुआ स्तुति बेटा? किचन से बहुत आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। और बंधु कहाँ है? उसी की तो आवाज़ आ रही थी। अब कहाँ गायब हो गई है? स्तुति मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी आप जानती हैं ना कि आज उसका फेवरेट नाश्ता बन रहा है, तो किचन में उसकी आवाज़ आई तो लगी रहेगी ना। और एक्साइटमेंट वाले आवाज़ आना भी नॉर्मल है। आप पापा को बुला लो, नाश्ता तैयार हो गया है। और बंधु को भी आवाज़ लगा लीजिए, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। ठीक है बेटा। इतना कहकर वो चली गई उन दोनों को बुलाने, और स्तुति टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। मम्मी ने पापा को बुला लिया तो वो आ गए, और वो बंधु को बुलाने गई तो उसने आने से मना कर दिया। जिस पर मम्मी ने आकर स्तुति को बताया, और साथ में वो हैरान भी हुई कि आज इसे क्या हो गया है। अभी तो हल्ला कर रही थी और अब आने से मना कर रही है। पापा भी सोचने लगे कि क्या हो गया अचानक से इसे। स्तुति बोली, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, आप लोग शुरू कीजिए। और वो उसके रूम की तरफ चल दी। उधर श्लोक गाड़ी में बैठे हुए कुछ सोच में पड़ गया था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से बोला, क्या जो मैंने देखा वो सच है या मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है? लेकिन नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वही देखा है। इतना बड़ा धोखा तो मुझे नहीं हो सकता। और शायद अब तक वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। इतना सोचकर उसने जल्दी से गाड़ी घुमा दी वापस, और उस तरफ जाने लगा जहाँ उस लड़की को छोड़ा था। वो गाड़ी चलाते हुए बोला, अगर मैंने जो देखा है वो सच है तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अभी जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, कैसे भी करके। वो गाड़ी को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अभी तक उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी थी। शायद उसके पहुंचने तक वो वहां से काफ़ी दूर जा चुकी थी। श्लोक ने हार कर गाड़ी रोक दी और सोचने लगा, लगता है वो निकल गई। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब मुझे उसे ढूंढना ही है, हर कीमत पर। वही है जो अब मेरे लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, और हो सकता है यही किरण मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दे। हाँ, मुझे उसे ढूंढना है। उसने गाड़ी जल्दी से ऑफिस की तरफ मोड़ ली, और वहाँ जाकर उसने विनय से कहा, विनय तुम स्केच आर्टिस्ट को अभी के अभी यहाँ आने के लिए कहो, 15 मिनट के अंदर अंदर। विनय बोला, क्या हुआ है सर? किसका स्केच तैयार करवाना है? वो गैंग ने तो अपने लीडर के बारे में उसे उस दिन बता दिया था, और वो तो सब अब जेल में है। तो कोई चोर गिरोह है क्या नया? श्लोक अपनी चेयर पर बैठा और पानी का गिलास लिया और पानी पीकर बोला, नहीं यार, किसी चोर का नहीं, बल्कि किसी गवाह का स्केच बनवाना है। बिना हैरानी से, गवाह का? कौन से गवाह का? सब बताता हूँ, पहले तुम उसे आने को कहो। बिना ने जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को फ़ोन किया और बुलाया, और वो भी कुछ देर में आ गया। श्लोक ने उस लड़की का स्केच बनवाना शुरू किया। वो हर डिटेल को बारीकी से बता रहा था ताकि कोई चूक ना हो जाए। तभी साइड में खड़े होकर देख रहे रोमियो ने पास वाले के कान में कहा, देखो तो, मुझे लगा था कि हमारे बॉस सिर्फ हमारी भाभी को इतनी गौर से देखते होंगे, लेकिन ये तो हर आती जाती लड़की को कैसे ताड़ते हैं ध्यान से, आज पता चला। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी बॉस से। वो ये सब अपने ध्यान में बोले जा रहा था, बिना ये जाने कि श्लोक ठीक उसके पीछे खड़ा है, ये सब सुन रहा है। बिना उसे इशारे भी किए जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। और जैसे उसका ध्यान पड़ा, अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था और अपनी पलकें बार बार झपका रहा था, जैसे उसे अंदेशा हो गया कि अब क्या होने वाला है उसके साथ। तभी श्लोक ने उसके गले में हाथ डाल लिया और बोला, क्या उम्मीद नहीं थी तुझे मुझसे, मेरे मोटे, जिस पर मैं खरा नहीं उतर पाया? कुछ नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो अभी अभी कौन कह रहा था कि मैं हर आती जाती लड़की को बड़े गौर से ताड़ता हूँ? ऐसा ही कुछ ना विनय। वो विनय की तरफ देखते हुए बोला तो विनय ने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उसे हंसी आ रही थी। रोमियो इसी बात का फायदा उठाकर श्लोक के बगल से निकलकर भागा, और श्लोक भी उसके पीछे पीछे भागा उसे पकड़ने। रोमियो कभी किसी के पीछे छुपता तो कभी किसी के, और सब भी उसकी पकड़म पकड़ाई में शामिल हो गए। पूरे ऑफिस को प्लेग्राउंड बना दिया था इस वक्त। थोड़ी देर बाद सब थक हार कर बैठ गए तो श्लोक बोला, एक बात बता दूं रोमियो के बच्चे, मैं ध्यान से सिर्फ अपनी जान को ही देखता हूँ। और रही बात इस लड़की की डिटेल्स याद रखने की,
तो उसकी वजह अब बहुत जल्द सामने आ जाएगी सबके। वो स्केच को हाथ में पकड़कर बोला। विनय और बाकी सब भी जानना चाहते थे कि वो लड़की आखिर है कौन, लेकिन श्लोक ने बस उन्हें इतना ही कहा कि वो बहुत जल्दी उन्हें सब कुछ बताएगा, लेकिन फिलहाल वो इस सब स्केच की फ़ोटो खींच लें और अच्छे से इसे याद भी कर लें, और कहीं भी ये लड़की दिख जाए तो उसी समय मुझे इन्फॉर्म करना। सबने उसकी बात पर हामी भरी और तभी श्लोक का फ़ोन बजने लगा। उसने उठाया तो उसके दूसरे ऑफिस से फ़ोन था मैनेजर का। वो बोला, हेलो। हाँ बोलो रमेश, क्या हुआ है? सर वो क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं क्या? वो थोड़ा घबराते हुए बोला। तो श्लोक बोला, क्या हुआ है रमेश? मैंने कल कहा था ना तुमसे कि आज जितने भी इंटरव्यू हैं वो तुम खुद ले लेना, मैं नहीं आ सकूंगा। और तुम्हें रखने का क्या फ़ायदा अगर छोटे छोटे कामों के लिए मुझे आना पड़े वहाँ तो। आज तुम अपने हिसाब से ले लो इंटरव्यू। तुम्हें तो पता है ना हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल एम्प्लॉय में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो देख लो और बाद में मुझे डिटेल्स भेज देना बस। सिंपल। सर वो तो सब ठीक है, पर बात असल में वो नहीं है, बात कुछ और है। अच्छा तो इसके अलावा और कौन सी बात है जो मुझे बुला रही हो तुम? बात यह है सर कि बड़ी मालकिन आई हुई है यहाँ, यानी कि आपकी मम। वो आपके केबिन में ही बैठी हुई हैं। इतना सुनते ही श्लोक जल्दी से चेयर से उठ खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, क्या? लेकिन वो वहाँ क्या कर रही हैं? किसने बुलाया उन्हें वहाँ? मुझे क्या पता सर, मेरी तो अपनी बैंड बजी पड़ी है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वो बार बार आपके बारे में पूछ रही हैं और मैं बहाने पर बहाना बनाए जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, उन्हें कहो कि मैं एक मीटिंग में गया हूँ और बस आ ही रहा हूँ वापस ऑफिस। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आया। ठीक है सर, बस आप आ जाइए जल्दी से, मैं कह देता हूँ उनसे। हाँ बस आ रहा हूँ, कहते हुए उसने फ़ोन काटा और वहाँ से निकल गया और विनय को भी साथ ले गया। वो जल्दी से गाड़ी भगाने लगा और ठीक 15 मिनट में उसने गाड़ी ऑफिस के बाहर लाकर खड़ी कर दी। दोनों अंदर आए और श्लोक अपने केबिन की तरफ गया और वहाँ उसकी मम ऑलरेडी बैठी हुई थी और उसका वेट कर रही थी। वो पहुँचा और बोला, अरे मम्मा आप यहाँ, वाट ए सरप्राइज। लेकिन आप यहाँ अचानक क्यों, और किसके साथ आई हैं आप? आ गया, बहुत देर लगा दी मीटिंग में। हाँ मम्मा वो एक्चुअली काफ़ी लंबी चली मीटिंग, इसलिए बस। आपने बताया नहीं किसके साथ आई आप? अरे ड्राइवर के साथ आई हूँ, घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि आज तेरे साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, और साथ में तेरे लिए लंच भी ले आई। तू तो अपना ख्याल रखेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही रख लूँ जब तक तेरी बीवी नहीं आ जाती। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन इस बात पर शायद श्लोक को हंसी नहीं आई, बल्कि उसका चेहरा मुरझा गया। जो उसकी मम्मा समझ गई तो उन्होंने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, तुझे पता है मैंने भी लंच नहीं किया, सोचा था कि साथ में करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, चल खाना खाएं। और ये विनय कहाँ है, उसे भी बुला ले। जी। इतना कहकर उसने विनय को कॉल करके केबिन में बुला लिया। उसने आकर उनके पैर छुए और फिर तीनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद विनय वहाँ से चला गया और मैनेजर श्लोक के पास आया और बोला, सर वो जो पेंडिंग इंटरव्यू हैं वो आप ले लेंगे क्या? बस 3 लोग ही रहते हैं, क्या मैं भेजूं? श्लोक ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी मम्मा की तरफ देखा और मैनेजर को ज़बरदस्ती मुस्कुराते बोला, तुम्हें पता है ना मम्मा आई हुई हैं तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ, फिर ये सब कल हो जाएगा, अभी जाओ। मैनेजर समझ गया कि उसने गलत मौके पर पूछ लिया और श्लोक समझ गया कि वो उसकी मम्मा के आने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसे टरका ही दिया। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो बोला, ठीक है सर, कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ उन्हें वापस। वो वहाँ से जाने लगा तो श्लोक की मम्मा ने कहा, अरे रुको, श्लोक बेटा तू अपना काम कर ले, मेरे आने से अपना काम मत रोको। तुम लोग, तू ले ले अपने इंटरव्यू, क्यों लोगों को वापस भेजेगा बेचारों को? तुम आज ही ले लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं मम्मा, आप क्यों जाएंगी, मैं कल कर लूँगा, आप चिंता मत करो। आप यहीं बैठो थोड़ी देर मेरे पास, काम तो होता रहता है। नहीं मैं यहीं हूँ, और वैसे भी कितना टाइम लगेगा भला, 1 डेढ़ घंटा भी अगर लगेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज घर तेरे साथ ही जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई और श्लोक ने मैनेजर की तरफ घूर कर देखा और वो डर गया और बोला, माफ़ कर दीजिए सर, वो मैं बस, आई एम रियली सॉरी सर। शट अप,
तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं जानता हूँ। नहीं सर, जानबूझकर नहीं किया। सच में मैं तो बस। अब बस करो, बहाने नहीं मिल रहे तो रहने दो। अब जाकर इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को भेजो एक एक करके। जाओ। बिना टाइम वेस्ट किए मैनेजर वहां से चला गया और कैंडिडेट्स को एक एक करके उसके केबिन में भेजने लगा। पहले दो कैंडिडेट्स को श्लोक ने मना कर दिया जॉब के लिए। वो एलिजिबल नहीं लग रहे थे उसे। उसने तीसरे को भेजने को कहा। मैनेजर से तो उसने जाकर कहा, मिस पूर्वी, आप जाइए, आपको सर ने बुलाया है। वो लड़की उठी और अपनी फाइल लेकर श्लोक के केबिन की तरफ चल दी। उसने कहा, मैं आई कम इन सर? श्लोक लैपटॉप पर लगा हुआ था तो वो ऐसे ही बोल पड़ा, यस कम इन। वो लड़की अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी फाइल टेबल पर रख दी। श्लोक ने वैसे ही फाइल उठा ली क्योंकि वो बेमन से काम कर रहा था। उसने फाइल खोली और पढ़ने लगा और नाम वगैरह सब पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उसकी फ़ोटो पर गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने झट से अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा जो कि सर झुकाए खड़ी थी। श्लोक झट से खड़ा हो गया अपनी चेयर से उसे देखकर और उस लड़की का भी ध्यान श्लोक पर गया और वो भी हैरान रह गई। श्लोक के साथ साथ वो लड़की भी हैरान खड़ी उसे देख रही थी। वो लड़की बोली, सर आप यहाँ? श्लोक ने अपनी हैरानगी को छुपाते हुए कहा, जी ये मेरा ऑफिस है और ये मेरी कंपनी। ओह ठीक है, वो मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी जॉब के लिए। जी मैंने देखा आपका रिज्यूम काफ़ी इम्प्रेसिव है। बैठिए ना प्लीज़। जी सर, इतना कहकर वो बैठ गई तो श्लोक आगे बोला, देखिए हमारी कंपनी में जॉब करने की पहली और आखिरी कंडीशन बस यही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करने वाला एम्प्लॉय चाहिए मुझे। तो अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं इस कंडीशन के साथ तो आप कल से आ सकती हैं। क्या सच में सर? जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आपने सच में मुझ पर दूसरी बार उपकार किया है। पहली बार मेरी जान बचाकर और दूसरा आज ये नौकरी देकर। ये तो आप डिजर्व करती हैं, इसलिए। ठीक है सर, तो मैं कल से आ जाऊंगी ना? पक्का? हाँ, और बाकी सब डिटेल्स आपको हमारे मैनेजर सुधीर समझा देंगे। जी सर, थैंक यू एक बार फिर से। इतना कहकर वो एक्साइटमेंट के साथ वहां से चली गई। श्लोक खुद से बोला, देखो ना जान, कितनी शिद्दत है मेरे प्यार में। अभी मैंने सोचा ही था और वो रास्ता खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया। उसने उसके फ़ोन से स्तुति की फ़ोटो निकाली और बोला, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सच कहते हैं लोग, भगवान प्यार करने वालों की परीक्षा भी उतनी शिद्दत से ही लेते हैं जितनी शिद्दत से वो प्यार करते हैं। पर तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मैं। कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ सच में वैसा हुआ तो तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये जो कड़ी जाने अनजाने मेरे हाथों से लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों अलग ना हों। और तुम्हारी कसम, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। मेरा इस मंजिल तक पहुंचाना भगवान के हाथ में है और उनके दिखाए रास्ते पर चलना मेरे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा जान। हर पल तुम्हें याद करता रहूंगा। दिल में बहुत दर्द होता है तुमसे दूर होने का सोच कर ही। पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें खो दिया ना, कसम से मर जाऊंगा। और अगर बच भी गया बदकिस्मती से तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जीना इमेजिन भी नहीं कर सकता। सांसें तुम्हारी यादों की मोहताज हो गई हैं और आने वाले 5 दिनों में यह फैसला हो जाएगा कि मेरा क्या होगा। या तो तुम्हारे साथ ये जिंदगी का सफ़र खूबसूरती से आगे बढ़ने की राह एक कदम और आगे बढ़ जाएगी, और या अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी डोली उठने से पहले मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। आई लव यू जान। आई लव यू इन्फिनिटी। इतना कहकर उसने उसकी फ़ोटो को होठों से लगा लिया। उधर मोक्ष के घर में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी थीं अब शादी की, क्योंकि सिर्फ 5 दिन ही रह गए थे शादी में। और मोक्ष अपनी खुशी नहीं छुपा पा रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ झलकती थी उसके मन की खुशी, और उसके खुश होने से उसके मम डैड भी बहुत खुश थे। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था, क्योंकि शादी से पहले हल्दी संगीत और साथ ही स्तुति की मेहंदी का फंक्शन भी मोक्ष के ही घर में ही होना था। इसलिए मोक्ष खुद से हर चीज़ की डिटेल चेक कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा और नंबर देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से हो गए थे। उसने फ़ोन काट दिया और जेब में रख लिया वापस। लेकिन फिर से फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार सेम चीज़ हुई। फिर हार कर उसने फ़ोन उठा लिया
और बाहर की तरफ चला गया और फ़ोन उठाते ही बोला, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे फ़ोन करके परेशान मत किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार। उधर से कोई कुछ बोला तो मोक्ष बोला, देखो मैं 1000 बार कह चुका हूँ ना कि दूर रहो मेरी पर्सनल लाइफ से। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिलती रहेगी टाइम से, लेकिन बेवजह मुझे परेशान करना बंद कर दो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया बिना आगे की बात सुने और अंदर चला गया। स्तुति के घर पर भी तैयारियां होने लगी थीं। उसके पापा फ़ोन पर कभी कैटर्स से बात करते, तो कभी ज्वेलर से, तो कभी किसी और से, और मम्मी भी रिश्तेदारों को फ़ोन करने में बिजी थी। स्तुति बस किसी बेजान पुतले की तरह ये सब देख रही थी और बंदा उसे देख रही थी, लेकिन वो भी बेबस थी क्योंकि स्तुति ने उसे अपनी कसम दी थी, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बंदा और स्तुति हाल में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी बंदा का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो नंबर देखकर उसने एक नज़र स्तुति की तरफ देखा और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा और उठकर वहां से अपने रूम में चली गई। रूम में जाते ही उसने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ जीजू बोलिए। यह सुनते ही श्लोक अपनी चेयर से एकदम उठ गया और हैरानी से बोला, बंदा मैं श्लोक बात कर रहा हूँ। बंदा बोली, जानती हूँ, डिस्प्ले पर नाम पढ़कर ही फ़ोन उठाया मैंने। हाँ तुमने अभी अभी वो कहा ना, वो क्या वो जीजू? हाँ वही। तो मुझे लगा शायद तुमने गलती से। नहीं, मैंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर आपको इस नाम से बुलाया है। क्यों? लेकिन ऐसे अचानक से, मतलब? अचानक से नहीं, सब कुछ अच्छे से भाप करी मैंने आपको जीजू बोला है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मेरी दीदू भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना आप करते हैं। और ये बात उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई देती है मुझे। और आप दोनों एक दूसरे के दिल से जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों का रिश्ता हुआ ना। और इसीलिए मेरे असली जीजू आप ही हो मेरे लिए। अच्छा, क्या सच में मेरी स्तुति मुझे मिस करती है क्या? मिस तो उसे करते हैं जिसे हम कभी भूलते हैं, लेकिन मेरी दीदू की आंखों में हर पल आपकी तस्वीर छपी रहती है। वो छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं सब समझती हूँ। वो बहुत तकलीफ में है इस वक्त। प्लीज जीजू कुछ कीजिए, मैं अपनी दीदू को ऐसे नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों अलग हों। अगर ये शादी हो भी गई तो मेरी दीदू जीते जी मर जाएंगी। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आंखें सूजी हुई हैं उनकी। ऐसा लगता है जैसे वो रात भर सोती नहीं है और रोती रहती हो। प्लीज जीजू आप ही कुछ कर सकते हैं अब। मेरी दीदी को उनकी वो मुस्कुराहट और वो खुशियाँ आप ही लौटा सकते हैं। इतना कहते हुए अब उसकी आवाज़ भारी होने लगी थी और आंखें भी नम हो गई थी। श्लोक उसे शांत करते हुए बोला, चुप हो जाओ बन्ना, रो मत प्लीज। मैं जानता हूँ तुम अपनी दीदू से बहुत प्यार करती हो और उसे खुश देखना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अभी स्ट्रांग बनना है। अभी मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। जी बताइए क्या बात है, ध्यान से सुनो। और उसने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर बंदा भी हैरान हो गई और बोली, क्या? उसकी पूरी बात सुनकर बंदा बोली, अब श्योर है जीजू, आपको जरूर कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? नहीं बंदा, मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता कभी। पूरा भरोसा है मुझे कि जो मैंने देखा है उसका कोई तो कारण है, और मेरी असम्पशन के हिसाब से रीजन बहुत बड़ा है। इसलिए मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा जरूर। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो तो तुम मेरा साथ दे सकती हो। हम मिलकर इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। हाँ जीजू, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। मैं जरूर आपका साथ दूंगी। आप मुझे बताना क्या करना है, हम मिलकर करेंगे। मैं अपनी दीदू की खुशियों के लिए कुछ भी करूंगी। ग्रेट। वैसे हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ विनय भी है, इस मिशन में शामिल होगा। हम तीनों करेंगे सीक्रेट का पर्दाफाश। विनय का नाम सुनकर बंदा को बहुत खुशी हुई और वो बिलस करने लगी। श्लोक बोला, वैसे एक बात पूछूं, अगर सच बताओगी तो? हाँ पूछिए ना। क्या तुम विनय को पसंद करती हो? यह बात सुनकर बंदा का दिल जोर से धड़कने लगा और वो कुछ बोल नहीं पाई तो श्लोक बोला, तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब मैं हाँ समझूं? बंदा धीरे से बोली, वो जीजू मैं, हाँ या ना? बोलो जल्दी, नहीं तो मैं बिना का रिश्ता कहीं और करवा दूं, क्योंकि उसकी शादी मैंने ही करवानी है। और तुम तो जानती हो कि लड़का अच्छा है तो कोई भी लड़की मिल जाएगी उससे अच्छी। तो बता दो अपना फैसला। उसके इतना कहते ही बंदा झट से बोल पड़ी, नहीं जीजू, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर श्लोक हंसने लगा और बोला, पगली, जानता हूं मैं सब।
बस तुम्हारे मुंह से सुनना था। और वैसे मुझे लगता है कि विनय भी तुम्हें पसंद करता है। क्या सच में आपको ऐसा लगता है जीजू? क्या इन्होंने आपसे कहा? बताइए ना। नहीं कहा तो नहीं उसने ऐसा मुझसे, पर मैंने उसकी आंखों में देखा है, जैसे तुम्हारी आंखों में देखा है बस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीजू? वो मायूस होते हुए बोली। तो श्लोक उसे समझाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं पता कर लूंगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसकी क्या मजाल कि कहीं और जाए तुम्हारे सिवा। उसकी बात सुनकर बंदना बहुत खुश हुई और मन ही मन बोली, थैंक यू सो मच जीजू, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब क्या करना है। अभी रखता हूँ। और हाँ प्लीज, अपनी बहन का ख्याल रखना मेरे लिए। आप फिक्र मत कीजिए जीजू, मैं हर पल उनके साथ ही हूँ। ठीक है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया और श्लोक भी वहां से घर के लिए निकल गया। घर जाकर वो सीधा अंदर की तरफ गया और जाते हुए सीमा को कॉफी लाने को कहा और हाल में मम्मा के पास गया और वो सोफे पर बैठी हुई थी, तो वो जाकर उनके पास बैठ गया और अपने पैर ऊपर करके उनकी गोद में सर रख लिया। उसकी मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और सहलाने लगी। वो बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को? स्ट्रेस है क्या कोई? श्लोक बोला, पता नहीं मम्मा, बस मन कर रहा था आपकी गोद में लेट जाऊं ताकि मन शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, सारी टेंशन भूल जाऊं कुछ पल के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आज जल्दी आ गए तुम? हाँ मम्मा, बस थोड़ी थकावट लग रही थी इसलिए। परेशान है ना तू? हाँ, वो धीरे से बोला। तो उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, मैंने कहा है ना, तुझसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। भगवान की जो मर्जी होगी बस वही होगा। तो सोचना छोड़ दे। वो उठा और बोला, कैसे सोचना छोड़ दूं मम्मा, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं शादी में। गुजरते दिनों के साथ उसे खोने का डर बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। वैसे एक उम्मीद की किरण दिखी है, शायद वो मेरे काम आ सके कुछ। बस अब वही आखिरी उम्मीद है मेरी। तभी सीमा कॉफी लेकर आई और रखकर चली गई। मम्मा ने उसे कॉफी पकड़ाई और बोली, तू सच में उससे इतना प्यार करता है क्या? श्लोक मुस्कुराया और बोला, इतना सब बहुत छोटा है मम्मा। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना इस दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। खैर अब आप ये छोड़िए और काफी पीजिए। वो दोनों काफी पीने लगे। तभी सीमा फिर से आई और बोली, वैसे भैया एक बात बताइए, आप मेरी भाभी से शादी कब कर रहे हैं? कब ला रहे हैं उन्हें घर? श्लोक कॉफी का सिप लेते हुए बोला, बहुत जल्द। क्या सच में? वो एक्साइटेड होते हुए बोली। तो श्लोक बोला, हाँ बाबा, अब जाओ जाकर खाना बना। कहीं जली हुई सब्जी मत खिला देना मुझे। अरे हाँ, मैंने तो गैस पर सब्जी रखी हुई है, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। वो कहते हुए भाग गई और उसकी बात पर दोनों हंसने लगे। और श्लोक थोड़ी देर बाद वहां से रूम में चला गया फ्रेश होने। तो उसकी मम्मा हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे को उसके हिस्से की खुशियां दे दो प्लीज। एक माँ आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, उसे उसका प्यार दे दो। मेरा बेटा बहुत प्यार करता है उसे, और उसने आज तक खुद के लिए कुछ नहीं मांगा है। पहली बार वो खुद के लिए कुछ मांग रहा है, उसे दे दीजिए भगवान। उधर स्तुति के घर रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और स्तुति की तरफ देखते हुए वो थोड़ा भावुक हो गईं और उनकी आंखें नम हो गई थीं। उसके पापा का ध्यान जब पड़ा तो वो बोले, क्या हुआ मेरी दबंग बीवी की आंखों में नमी क्यों है भाई? वो बोली, हर बात में मजाक करना जरूरी है क्या? अरे मजाक नहीं करूंगा तो फिर तुम हंसोगी कैसे? वंदना बोली, पापा वो दीदू की शादी का सोचकर इमोशनल हो रही हैं। आखिर स्तुति की तरफ देखते हुए, आज का दिन निकलकर 4 ही तो दिन बचे हैं, है ना दीदू? स्तुति खाना खाते खाते रुक गई एकदम से, लेकिन फिर से अपने ध्यान से खाना खाने लगी ताकि किसी को अजीब ना लगे। स्तुति की मम्मी बोली, बस कुछ ही दिनों में मेरी बच्ची ये घर छोड़कर चली जाएगी, हमेशा के लिए। फिर वो रोज इस घर में हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी। इतना कहते कहते वो रोने लगी और स्तुति का भी मन भर आया था यह सोचकर। वो भी खाना खाना छोड़ चुकी थी। वो जल्दी से उठकर अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें पीछे से हक कर लिया और उन्होंने भी झट से मुड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी रोने लगी और बन्ना और उसके पापा भी उन्हें देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। स्तुति के पापा बोले, अरे बस करो दोनों माँ बेटी, अभी तो कुछ दिन पड़े हैं, अभी से सारे आंसू खत्म कर दोगी तो विदाई पर क्या करोगी? उन्होंने थोड़े मजाकिया अंदाज में बोला। तो दोनों अलग हुई
और फिर पापा ने उन्हें 2-4 जोक सुनाए और सबका मूड लाइट हुआ। फिर सब खाना खाने लगे और सब फिर अपने अपने रूम में चले गए। स्तुति अपने रूम में लेटी हुई थी। काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे लग रहा था कि नींद आंखों से रूठ गई है। पिछले 2 घंटे से वो कोशिश में थी सोने की। कभी किताब पढ़ने की कोशिश करती, कभी फोन से टाइम पास करने की कोशिश करती, लेकिन किसी चीज में मन लगे तब ना। मन तो कहीं और भटक रहा था उसका। वो फिजिकली यहाँ थी, लेकिन मेंटली वो श्लोक के पास ही थी। और ऊपर से अब 4 दिन ही बचे हैं शादी के लिए। ये सोच अलग तंग कर रही थी उसे। वो आखिरकार उठकर बैठ गई और घुटनों पर अपने हाथ रखकर उस पर अपना सर रख लिया और सोचने लगी। वो खुद से बोली, क्या करूं मैं ऐसा जिससे आपके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल सकूं? क्या करूं मैं जिससे मेरा ये मन शांत हो जाए? जितना कोशिश करती हूँ आपको भूलने की, उतना ज़्यादा आपकी यादें मुझे परेशान करती हैं। मैं यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हूँ। ध्यान हर पल आप में ही रहता है मेरा। इस तरह से मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? कैसे मैं नए जुड़ने वाले रिश्ते को निभा पाऊंगी? बताइए मुझे, प्लीज बताइए, प्लीज। यहाँ तक बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। वो बहुत जोर से रोने लगी थी, लेकिन अपना मुंह दबाकर, ताकि किसी को पता ना चले। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। मैं बताऊं? उसने अपने सामने की तरफ देखा तो श्लोक हाथ बांधे हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। स्तुति हैरान रह गई उसे देखकर, और आंसुओं से भरी आंखों के साथ ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और बिना कुछ सोचे ही उठी और भागकर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो आप ऐसा मेरे साथ? बताइए। मैं नहीं रह पा रही आपसे दूर होकर, लेकिन मैं आपके पास भी नहीं आ सकती ना। सांस नहीं आती जैसे आपके बिना। लेकिन पूरी जिंदगी आपके बिना जीना है मुझे। नहीं, जीना नहीं, सिर्फ ये जिंदगी बितानी है, क्योंकि आपसे दूर होकर मैं बेजान हो जाऊंगी। सच में? श्लोक ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। स्तुति आगे बोली, एक रिक्वेस्ट करूं? आप मुझे अभी छोड़ना मत, यूं ही थामे रखना। क्यों? श्लोक ने पूछा तो स्तुति बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। आप यहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको सोचकर ही सुकून मिल रहा है, और मैं कुछ पल इसी सुकून में आपकी बाहों में बिताना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कभी ये मौका मिलेगा या नहीं। जान, मैं भी नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, लेकिन ये दुनिया तुमने ही तो चुनी है हमारे बीच में। मैं तो आज भी यही चाहता हूँ कि तुम इस दीवार को तोड़ दो और मेरी तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। मैं वादा करता हूँ, बाकी का सफर मैं अकेला तय कर लूंगा, पर तुम शुरुआत तो करो। कैसे करूं मैं, आप ही बताओ। मेरी जो मजबूरी है वो मैं आपको बता नहीं सकती, और आपके बिना जीना मेरे बस में नहीं है। सबको लगता है कि मैं पत्थर दिल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ किसी को कि सबसे ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की कि मैं अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकती। मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? श्लोक ने उसे चुप करवाया और उसके आंसू पोंछे और बोला, ठीक है, फिर अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। फिर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना जान। इतना कहकर वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी और उसे न जाने के लिए कहने लगी, लेकिन देखते ही देखते श्लोक की छवि गायब हो चुकी थी और स्तुति होश में आते ही फिर से रोने लगी और रोते रोते वो जमीन पर बैठ गई। सुबह श्लोक जल्दी से ऑफिस के लिए निकल पड़ा और अपने केबिन में बैठकर वो सोचने लगा। थोड़ी देर में सभी एम्प्लॉयज अपने अपने टाइम से ऑफिस में आने लगे और पूर्वी भी पहुंच गई ऑफिस, और मैनेजर उसे काम समझाने लगा था। और फिर वो सारा काम समझकर श्लोक के ऑफिस में आई और मैनेजर भी आया और बोला, सर मैंने इन्हें सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। ठीक है तुम जाओ, श्लोक ने कहा। तो मैनेजर वहां से चला गया और श्लोक बोला, आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। जी सर, अच्छे से समझा दिया सर ने मुझे। हाँ, वैसे आप इस शहर की तो नहीं लगती। आप यहाँ सिर्फ जॉब करने के लिए आई हैं? मेरा मतलब फैमिली के साथ आई हैं या अकेले? आई होप कि मेरा सवाल आपको ऑफेंसिव ना लगा हो और कोई ऑब्जेक्शन ना हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका राइट बनता है मुझसे सवाल करने का, सिक्योरिटी रीजन के चलते। मैं एक्चुअली यहाँ अकेली आई हूँ, फैमिली यहाँ नहीं रहती है। मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ और पता नहीं उस काम में कितना समय लगेगा,
तो इसलिए अपना खर्चा चलाने के लिए खुद ही जॉब करना चाहती हूँ। फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए बस। ओके ओके, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, और हाँ, अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। उसकी इस बात पर पूर्वी चुप हो गई तो श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, ऐसा वैसा कुछ मत समझिएगा प्लीज़। मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसका राज मेरे दिल पर और मेरी ज़िंदगी पर चलता है, और उसके अलावा किसी और का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि एक बड़ा भाई समझकर चाहे तो बता सकती हैं। मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए अगर किसी के लिए कभी एक भाई जैसा फ़र्ज निभा सकूं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। पूर्वी रिलैक्स हो गई उसकी पूरी बात सुनकर और बोली, आई एम सॉरी सर, मैं तो बस वो ऐसे ही, पता नहीं कहाँ चला जाता है मेरा दिमाग कभी कभी। माफ़ कर दीजिए प्लीज़। कोई बात नहीं, वैसे भी दुनिया भरोसे लायक नहीं है, तो अच्छी बात है। हर किसी पर यूं ही ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। जी, पर आप पर अब से पूरा भरोसा हो गया है मुझे। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए। मैं ज़रूर आपको ही बताऊंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी कभी तो। अच्छी बात है, चलो अब जाकर अपना काम संभालो। जी सर, इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और श्लोक अपनी चेयर पर बैठ गया और काम करने लगा। लंच टाइम पर श्लोक अपने केबिन से निकला और बाहर जाने लगा तो एक तरफ पूर्वी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। श्लोक जब उसके पास पहुंचा तो पूर्वी जैसे रो रही थी और किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी। श्लोक वहीं रुक गया तो पूर्वी फोन पर बोली, देखो एक मौका तो दो मुझे, कम से कम तुम वो सब वादे और कस्में भूल गए जो मेरे साथ किए थे। श्लोक बड़ी गहराई से उसकी बात सुन रहा था। श्लोक को यूं छुपकर किसी की पर्सनल बातें सुनना अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचा और वहां से जाने लगा। तभी उसके कानों में जो बात पड़ी, उसने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा था, वैसे ही पूर्वी फोन पर बोली, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो मोक्ष। श्लोक रुका और फिर से वहीं खड़ा हो गया। पूर्वी के मुंह से मोक्ष का नाम सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तभी पूर्वी आगे बोली, देखो मोक्ष, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है ना अब तक। अब तो तुम मेरी बात मान सकते हो ना। तुमने तो कहा था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, और अब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। सब कुछ भूल गए क्या तुम इतनी जल्दी? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे बीच में जो रिश्ता उन चंद दिनों में जुड़ा था, वो मेरे लिए जिंदगी भर का एहसास बन गया है। तो प्लीज बंद करो अपनी बकवास। मैं ये सब बातें सुनने नहीं बैठा हूँ तुम्हारी। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा पीछा छोड़ दो बस। कीमत जितनी चाहिए बता सकती हो, बस मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। चली जाओ यहाँ से बस। मेरी खुशहाल लाइफ में कोई अड़ंगा डालने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? इतना कहकर बिना उसकी बात सुने ही उसने फ़ोन काट दिया और पूर्वी रोने लगी फिर से। लेकिन किसी को कुछ महसूस ना हो, इसलिए उसने फटाफट से अपने आंसू पोंछे और चल दी वहाँ से। उसके जाने के बाद श्लोक गहरी सोच में पड़ गया। वो सीधा अपने केबिन में गया और अपनी चेयर पर बैठकर बोला, इसका मतलब मेरा दिमाग जिस ट्रैक पर चल रहा था, ये ट्रेन ठीक उसी ट्रैक से चल रही थी। मोक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो वो सबसे छुपाना चाहता है। वो सबको धोखा दे रहा है, लेकिन जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चल जाती, तब तक मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबसे पहले मुझे पूरी सच्चाई पता करनी होगी, और ये काम सिर्फ पूर्वी कर सकती है। वही है जो पूरी सच्चाई मुझे बता सकती है, ताकि मैं आगे का कोई भी कदम उठाने से पहले सोच सकूं। और मुझे ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मुझे बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना है अब। वो कुछ सोचने लगा कि कैसे वो पता करे पूरी सच्चाई। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन पर किसी ने नॉक किया। तो उसने कम इन बोला तो पूर्वी अंदर आई। श्लोक ने उसे देखकर कहा, आइए पूर्वी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हो, मुझे बताओ। पूर्वी अंदर आई और उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, सर मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बैठो ना प्लीज, श्लोक ने कहा तो पूर्वी बैठ गई और वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। वो अपने हाथों को आपस में मसले जा रही थी और आंखें भी नीचे झुका रखी थी। श्लोक उसे ऐसे देखकर बोला, क्या बात है पूर्वी, तुम इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हो? क्या परेशानी है?
तुम चाहो तो शेयर कर सकती हो मेरे साथ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। पूर्वी उसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई और श्लोक की तरफ देखकर बोली, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ आपसे। बहुत विडम्बना में हूँ। बताओ क्या बात परेशान कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम बता सकती हो। अगर नहीं तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। वो एक्चुअली मुझे रिजाइन करना है। मुझे ये नौकरी छोड़नी है। उसकी बात सुनकर श्लोक को जैसे झटका सा लगा। वो हैरानी से बोला, क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अभी अभी तो आप कह रही थी कि आपको इस शहर में अपनी पहचान बनानी है, खुद के बल पर सरवाइव करना है, और अब अचानक से क्या हो गया ऐसा कि आप इतना डिमोटिवेट हो गई हैं कि जॉब छोड़ने की बात कर रही हैं? बस ऐसे ही। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, इसलिए वापस जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास। आप प्लीज़ मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो हैरानी से देखने लगी श्लोक की तरफ तो श्लोक बोला, क्या लगता है आपको कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हैं वो आपके चले जाने से सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए? आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, और उससे भी बड़ी बात कि क्या आपको यहाँ से भागकर सुकून मिल जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के अभी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछकर मुझे सही सही जवाब दीजिए बस। श्लोक की ऐसी बातों ने पूर्वी को गहरी सोच में डाल दिया। वो एकदम शांत होकर कुछ सोचने लगी। श्लोक उठकर उसके पास आया और उसकी चेयर के पास पड़ी चेयर को सीधा करके उसके पास बैठ गया, ठीक पूर्वी के सामने। वो बोला, देखो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक फैक्ट बता रहा हूँ। एक बार सारा ठंडे दिमाग से सोचो कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या आपका हौसला, या फिर उसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए आपकी कायरता। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा तो श्लोक बोला, हाँ बात कड़वी लग सकती है पर सच है। अगर हमारे भाग जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो दुनिया में हर इंसान हर दूसरे दिन अपना ठिकाना बदल रहा होता। ये इतने बड़े बड़े एम्पायर्स कैसे खड़े करते लोग बिना हौसले के? और प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, हम उस पर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करके उसे बड़ा बनाते हैं। मैंने कहा है ना कि एक बार बड़े भाई की तरह विश्वास करके देखो। कभी नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा भरोसा। एक भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है, और ट्रस्ट मी, मैं भी वैसा ही भाई बन के दिखाऊंगा। लेकिन पहले मुझे वो हक तो दो। उसकी बात पर पूर्वी ने उसकी तरफ देखा तो जरूर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो श्लोक मायूस हो गया और अपनी जगह से उठा और बोला, ठीक है, फिर आप नहीं कर सकती यकीन तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। आप अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आइए, मैं साइन कर देता हूँ। इतना कहकर वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और बोली, भैया क्या अपनी बहन की हेल्प नहीं करेंगे? ऐसे ही भेज देंगे उसे? उसकी बात सुनकर श्लोक ने नजरें उठाई तो पूर्वी बड़ी बेचारगी वाली नजरों से उसे देख रही थी। श्लोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई उसकी बात सुनकर, और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर। वो गर्दन हिलाते हुए बोला, अब तो दुनिया की कोई ताकत मेरी बहन की खुशियां उससे नहीं छीन सकती। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।